हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में सीटेट का 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। मतलब जब हम व्याकरण संदर्भ में व्याकरण पर जोर देते हैं तो इसका हमारा क्या अर्थ, मतलब हमारा क्या उद्देश्य होता है। मतलब संदर्भ में व्याकरण का पर जोर का मतलब है जब हम जैसे कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बच्चों को बताते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, किन किन व्याकरण के नियमों का प्रयोग हुआ है। तो इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। दूसरा ऑप्शन है भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का अनुवाद करना है। चौथा ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। तो जब हम संदर्भ में व्याकरण पर जोर देते हैं, मतलब कोई पैसेज पढ़ते वक्त हम बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पे देखो इस व्याकरण के नियम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ये संज्ञा है, ये क्रिया है, तो इस तरह से हम बताते चलते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को उन व्याकरण के नियमों के प्रति समझ पैदा कर सके। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है वो व्याकरण के नियमों की समझ बना पाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। हाँ, यही उद्देश्य होता है हमारा जब हम संदर्भ में व्याकरण पर जोर देते हैं। तो भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, हमें याद करने पर कभी भी बच्चों को जोर नहीं देना चाहिए, हमें बच्चों के समझने पर जोर देना चाहिए। विषय वस्तु का अनुवाद करना हमारा उद्देश्य नहीं होता कि हम अनुवाद करने के लिए क्या होता है कि हमें जोर नहीं देने, बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती है। सामान्यतः हम नियमों के साथ एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं। नियमों का अति सामान्यीकरण करना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नियम है जो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। यानी किस विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जानते हैं। यानी विशिष्ट, उदाहरण क्या होता है, हमेशा विशिष्ट होता है। विशिष्ट से हम सामान्य की तरफ जाते हैं, यानी कि उदाहरण से हम नियम की तरफ जाते हैं या विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, आगमन विधि। दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि। तीसरा ऑप्शन है उपदेशात्मक विधि। चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो आपको बताना है आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी जो ज्ञात है बच्चे को उससे अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। यानी क्योंकि उदाहरण क्या है, बच्चा उसको जानता रहता है। जैसे आप अगर संज्ञा के बारे में बच्चे को बता रहे हैं तो आप बताएंगे कि बच्चे आपका नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे आप किस देश शहर में रहते हैं, तो आप फिर उसके बाद बताएंगे ये उदाहरण क्या है, बच्चा जान रहा है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। फिर हम उसको बताएंगे कि इन सबको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये क्या, फिर हम उसको नियम बताएंगे। तो नियम क्या होते हैं, हमेशा सामान्य होते हैं और उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर की यात्रा को हम आगमन कहते हैं, यानी उदाहरण से नियम की तरफ की यात्रा को हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि हम नियम से, न से नियम न से निगमन। अगर आपको नहीं याद हो, कभी प्रॉब्लम हो तो आप इससे याद कर सकते हैं। न से नियम, तो नियम से हम क्या करते हैं, नियम निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। हम पहले बच्चों को संज्ञा के बारे में बता देंगे, संज्ञा की परिभाषा बता देंगे, फिर हम उनको एग्जाम्पल्स देंगे। ये क्या है, ये निगमन विधि है। तो ये नहीं है, हम उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा की तरफ जा रहे हैं। उपदेशात्मक विधि, ये उपदेशात्मक विधि भी नहीं है और प्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं कि सामने से कुछ बच्चों को बताते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। मतलब अगर आप बच्चे को भाषा पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। चौथा ऑप्शन है, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो जब हम बच्चे को भाषा बता रहे हैं तो हम उनको उनके क्या करिए, जो सामग्री हमें उस भाषा के लिए अप्रोप्रिएट लगती हो, सही लगती हो
और बच्चे के स्तर के अनुसार हो। ऐसा नहीं हो कि हम क्लास 1 के बच्चे को क्लास 3 की चीजें हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके स्तर की चीजें रहेंगी और 1 to 1 हम ले जाएंगे। मतलब कि जैसे स्तर हमने मतलब मान लीजिए उसको ए हमने उसको बता दिया, तो कल हम उसको बी बताएंगे। आज हमने क बताया है तो कल हम उसको ख बताएंगे। मतलब एक से एक ले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे अचानक से उसको पूरा एक साथ नहीं बता देंगे। हम धीरे धीरे 1 to 1 उसको ले जाएंगे, पहले 1 2 3, इस तरह से हम उसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। नहीं, हमें जटिल नहीं, हमें सरल से कठिन, पहले हम सरल बताएं फिर उसको कठिन की ओर ले जाना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। हाँ, सामग्री जो है वो औचित्यपूर्ण तरीके से और स्तर के बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, नहीं, हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो सामग्री हम चुन रहे हैं वो बच्चों की पसंद की हो, बच्चे उससे खुद को रिलेट कर पाए और साथ ही साथ वो जो हम सिखाना चाहते हैं वो भी सीख सकें। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन होता है, मतलब आपको बताना है कि भाषा अर्जन कब होता है। ये भाषा अर्जन कब होता है कि भाषा अर्जन के समय में आप जो भाषा अधिग्रहण जिसको हम बोलते हैं, जिसकी बात नाम चॉम्स्की कहते हैं, इस ये क्या होता है, बच्चा बिना ध्यान दिए ही सीख जाता है। मतलब उसको बस आप क्या कीजिए, अवसर प्रदान कीजिए, अभी बच्चे को क्या कीजिए, आप अवसर प्रदान कीजिए और बच्चा अचेतन रूप से भी भाषा ग्रहण करने में सक्षम हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। क्या पहला क्या कह रहा है, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि बच्चा बिना 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 नियम जाने, अब आप 2 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को व्याकरण के नियम का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भाषा बोलने में सक्षम होता है, अपनी बात को व्यक्त करने में सक्षम होता है। क्यों, क्योंकि वो अचेतन रूप से ही भाषा को ग्रहण करने में सक्षम होता है, अपने आसपास के लोगों की नकल करके, उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बातों को सुन के उनकी नकल करके बच्चा भाषा सीखने में सक्षम हो जाता है। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है तब, ऐसा नहीं है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, हाँ बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, लेकिन भाषा अर्जन जो होता है वो बिना ही अचेतन रूप से, बिना ही सचेतन के या अचेतन रूप से बच्चा क्या करता है, अधिग्रहण करता है, हम उसको सिखाते नहीं है। चौथा क्या कर रहा है, बच्चा बिना सचेतन, यहाँ बिना सचेतन मतलब अचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, मतलब बिना ध्यान दिए ही बच्चा भाषा, उसको पता नहीं है कि वो भाषा को एक्वायर कर रहा है या उसको ग्रहण कर रहा है, बस वो सीख जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है। जब आप बच्चे से कोई पोएम सुनते हैं तो ये किसके आकलन में सहायता करता है हमारा, पहला ऑप्शन है साहित्य के ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बोलने में निपुणता, चौथा ऑप्शन है अभिनय के गुण, तीसरा ऑप्शन है अभिनय के गुण, चौथा ऑप्शन है अवबोधन। तो जब हम बच्चे से कविता सुनते हैं तो हमको उसके जो बोलने में वो कितना निपुण है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, वो कितना फ्लुएंटली बोल पा रहा है, हमें ये पता चलता है। अब छोटे बच्चे से आप प्राथमिक स्तर के बच्चे को साहित्य ज्ञान के बारे में उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको साहित्यिक नॉलेज होगी। बोलने में निपुणता, हाँ हम बोलने में उसकी निपुणता को देखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं जब वो कविता को हमें सुनाता है। अभिनय के गुण, इससे अभिनय भी नहीं आता, अभिनय का गुण नहीं पता चलता। अवबोधन, हम इस समय ये नहीं समझ सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को पूरी की पूरी पोएम का अर्थ समझ में आया हो, पोएम में क्या कहा जा रहा है ये उसको समझ आया, लेकिन वो क्या है, वो पोएम को उसने बोल रहा है, वो इसका मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह से उसको पढ़ पा रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, कितना फ्लुएंटली वो चीजों को बोल पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है, मतलब आपको बताना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानस मंथन का इसमें से क्या अर्थ है। इसका क्या होता है कि मतलब मानस मंथन, बच्चा जो है वो खुद के माइंड का यूज करके कितना चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके सोच पा रहा है, उसके जो विचार हैं
वो कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कितना संदर्भ में किसी चीज को समझ पा रहा है, वो अपने दिमाग का कितना यूज करने में सक्षम है, ये हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। दूसरा ऑप्शन है कुछ मानसिक क्रियाएं करना। तीसरा ऑप्शन है कुछ समझने के लिए प्रयास करना। चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। पहला क्या कर रहा है, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, मतलब उससे जो भी हम कोई भी टॉपिक दे रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो उससे के संबंध में उसके विचार में कितनी सजगता है, वो कितने अच्छे तरीके से उस विचारों को ग्रैस्प कर पा रहा है, उसकी मीनिंग कितने अच्छे से समझ पा रहा है, या चीजों को कनेक्ट कितनी अच्छे से कर पा रहा है, यही है ब्रेन स्टॉर्मिंग। कुछ मानसिक क्रियाएं करना, सिर्फ कुछ मानसिक क्रिया नहीं करना, वो उसमें सोचने, मतलब अगर आप किसी चीज को किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको हर पक्ष को समझना पड़ेगा। आप पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको समझेंगे। कुछ मानसिक क्रियाओं का ही ये योग नहीं होता, ये सभी जो भी सोचने की, फिर चीजों को कनेक्ट करने की, उनको रिकॉल करने की, बहुत सारी चीजों इसमें मानसिक क्रियाएं लगती हैं। कुछ समझने के लिए प्रयास करना, कुछ नहीं, बहुत समझने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, ये भी नहीं है। तो ये क्या है कि चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने विचारों में बच्चा कितना सजग है, चीजों को कितनी जल्दी से ग्रैस्प कर पा रहा है, उनकी मीनिंग को, उसके अर्थ को, उसको कॉन्टेक्स्ट में कितना समझ पा रहा है, यही है ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? आपको बताना है किसमें से कौन सी अवधारणा है जो भाषा शिक्षण के लिए गलत है, यानी जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। हाँ, मतलब वास्तविक परिस्थितियों में ही तो बच्चे जो है वो भाषा शिक्षण करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल कोई परिस्थिति बना के देते हैं। बच्चा जो है वो वास्तविक परिस्थितियों में ही सीखता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से बात करता है, तो ये क्या है, ये वास्तविक परिस्थितियां हैं, हमने उसको बना के नहीं दी हैं। तो जाहिर सी बात है ये बच्चा जो है वास्तविक परिस्थितियों में ही भाषा को अर्जित करता है। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, बच्चा जो है वो प्रथम भाषा सीखने में, जैसे अगर आपने प्रथम भाषा उसने सीख ली, मान लीजिए उसकी तेलुगु प्रथम भाषा है, तो अगर आप उसे हिंदी सिखाना चाहेंगे तो उसमें हिंदी में किसी चीज को क्या बोलते हैं और तेलुगु में क्या बोलते हैं, आप जब उसको तेलुगु में बताएंगे कि पानी को ये बोलते हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको पानी बोलते हैं। तो क्या होगा, उसको समझने में, दूसरी को भाषा को सीखने में उसको वो मदद करेगी। तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। हाँ, जब हम भाषा बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम बोलने का मौका दें। जब बच्चा बोलने लगेगा तो वो भाषा को सीख जाएगा अपने आप ही। बच्चे जो है वो ग्रामर उसकी धीरे धीरे उसको सीख जाते हैं, क्योंकि हमें और आपको हिंदी की ग्रामर किसी ने नहीं बताई, लेकिन हम जन्म से ही हिंदी को बोल रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता चल गया। उसकी धीरे धीरे ग्रामर जो बेसिक, हो सकता है बहुत अंदरूनी हमें ग्रामर ना पता हो, लेकिन जो बेसिक ग्रामर है वो हमें अपने आप ही पता चल जाती है। तो ये भी सही है। चौथा क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। नहीं, हमें बोलने को महत्व देना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वही हमारा आंसर है। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है। मतलब जब आप कोई चैप्टर पढ़ाते हैं या कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके लास्ट में जब आप जो पेपर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है श्रेणी हेतु परीक्षा। तीसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षा। चौथा ऑप्शन है स्मृति परीक्षा। तो जब किसी चैप्टर के लास्ट में या किसी कॉन्सेप्ट के लास्ट में आप बच्चे से कोई चीज पूछते हैं तो
उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हम ये जाने कि बच्चा कितना सीख पाया है। फिर हम उसको रेमेडियल टीचिंग या निदानात्मक परीक्षा शिक्षण जिसको कहते हैं वो दे सके। हम क्या करते हैं, किसी पाठ के अंत में या किसी कॉन्सेप्ट के लास्ट में हम बच्चे से निदानात्मक परीक्षण करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कमी कहाँ रह गई। अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो कहाँ प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से उस चीज को बता सकें। तो यही होता है। श्रेणी हेतु परीक्षा क्या होता है कि हम उसको 1 2 3 रैंकिंग करने के लिए टेस्ट लेते हैं, तो ये भी नहीं है। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। चौथा ऑप्शन क्या क्या है, स्मृति परीक्षा, मतलब उसके ज्ञान का, उसको कितनी चीजें याद है, इसका हम परीक्षण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से भाषा के उत्पादक कौशल हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पठन तथा लेखन, दूसरा ऑप्शन है पठन तथा श्रवण, तीसरा ऑप्शन है वाचन तथा लेखन, चौथा ऑप्शन है वाचन तथा श्रवण। उत्पादक कौशल क्या होता है, जो जिन चीजों से हम कुछ चीजें दूसरों को बताते हैं या कुछ खुद ग्रहण करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए, अगर आपको हमारे विचार जानने हैं तो हम आपको कैसे बताएंगे, या तो लिख के या तो बोल के। अगर हमें आपके विचार जानने हैं तो आप हमें कैसे बताएंगे, बोल के या लिख के। लेकिन हम जैसे मान लीजिए कुछ किसी से ग्रहण करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे। अगर हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं तो हम आपको सुनेंगे, या तो आपका जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो जो जो हम लिखते हैं या बोलते हैं वो क्या होता है, उत्पादक कौशल में आता है। और जो सुनना है और पढ़ना है ये किस में आता है, ये ग्रहणात्मक कौशल, यानी एडॉप्ट करते हैं हम कुछ, आपके विचार को हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो ग्रहणात्मक कौशल में आता है। तो इसमें क्या कर रहा है, उत्पादक कौशल का पूछ रहा है। तो उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं, वाचन और लेखन, यानी बोलना और लिखना। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी अपने विचार को उत्पादित कर रहे हैं। एक तरह से हम उसको बना रहे हैं किसी के लिए, मतलब आपको हम देने के लिए। अगर अपने विचार आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे या तो लिख के देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो हम आकर्षक चित्रों का, रंगीन चित्रों का प्रयोग करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, तीसरा ऑप्शन है विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, चौथा ऑप्शन है कहानी को समझाना। तो इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को जो भी हम बातें बताना चाहते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, बच्चे उसको समझ सके। तो पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता, और पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना नहीं, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, हाँ हम विचारों और संकल्पनाओं को समझाना चाहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनको जो रंगीन चीजें होती हैं वो ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। इवन बच्चों का क्या, हमारा और आपका भी क्या, जो रंगीन चीजें होती हैं, जो कलरफुल चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे जो चित्र होते हैं, वो एक बार हमारा और आपका भी ध्यान जो है वो आकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो बच्चे हैं, तो उनसे वो कनेक्ट करके चीजों को देख पाएंगे, उनको चीजों को वो ज्यादा समझने में रुचि लेंगे। कहानी को समझाना ये उद्देश्य नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन भाषा के कौशलों के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा कौशल कौन कौन से हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, ये भाषा कौशल है। और ये सभी एक दूसरे में से रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे को सुनना नहीं आता तो वो पढ़ भी या बोल भी नहीं पाएगा। अगर आपने कभी भाषा सुनी ही नहीं है तो हम बोल भी नहीं सकते। तो इसी लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं चीजें।
विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी शब्द होते हैं जिनका वो अर्थ नहीं समझ पाए। तो उनको अच्छे से किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, चीजों को अच्छे से समझने के लिए उनको हर शब्द का अर्थ, उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं तो क्या अर्थ देते हैं, ये भी हमें बताना चाहिए। हमें बच्चों को सभी भाषाएं, मतलब सभी कौशलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। मतलब सिर्फ जो क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी क्रम में बताना चाहिए, नहीं। कोई भी कभी भी हो सकता है कि बच्चा, हो सकता है कि पहले जो है वो सुनना बच्चे क्या करते हैं, पहले सुनना सीखते हैं, मतलब पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चे में हो सकता है कि बच्चा देर से बोलना सीख रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक उचित क्रम में ही पढ़ाना चाहिए। जिस जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, बच्चे के हिसाब से जो सबसे सही हो, आप उसी क्रम को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है कि सभी भाषा कौशल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ये अधिगम में हमें क्या करना चाहिए, उनको एकीकृत रूप से पढ़ाना चाहिए। सभी, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप क्लास में बता रहे हैं तो बच्चे को सुनना भी आना चाहिए। सुन के आपने क्या बोला उसका अर्थ भी उसको निकालना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। तो सभी कौशल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक उचित, एक अच्छा, अगर आप सच में बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो हमें सभी कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा क्या कर रहा है, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, भाषा के मतलब उनको क्या करें, हम अवसर प्रदान करें, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह कार्य के संबंध में सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गृह कार्य के लिए सही है। पहला ऑप्शन है, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरा ऑप्शन है, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। हम बच्चों को गृह कार्य क्यों देते हैं, हम बच्चों को गृह कार्य इसलिए देते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया वो उसको कितना समझ में आया, और साथ ही साथ उसका बच्चा रिवीजन कर सके। अगर बच्चे को आज अपने पढ़ा दिया, अगर उसने घर पे जाके उसको नहीं देखा तो हो सकता है वो भूल जाएगा। अगर उसको ले जाके उसका अभ्यास करेगा तो बच्चा उसके बारे में अच्छी समझ डेवलप कर पाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपने बताया है आज, उसको जो भी अवधारणा आपने बताई है, अगर बच्चा जाके उसी पे घर पे कुछ काम करेगा, कुछ अभ्यास करेगा, तो वो उसको और अच्छे से उसके बारे में समझ डेवलप करने में सक्षम होगा। पहला क्या कह रहा है, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नहीं, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। हाँ, जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में और उसको विस्तारित करने वाला और उसका अभ्यास होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है वो और अच्छे से समझ में आ जाए, वो उसके बारे में और अच्छी समझ डेवलप कर पाए। तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप डेली दीजिए, लेकिन जब भी आप कुछ बताइए बच्चे को तो उसको गृह कार्य अवश्य दीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि बच्चे को कितना चीजें समझ में आ रही हैं। चौथा क्या कह रहा है, गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन नहीं है, बहुत से अगर हमको बच्चों को सिर्फ व्यस्त ही रखना होगा तो बहुत से ऐसे साधन है जिसके द्वारा हम बच्चे को व्यस्त रख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, मतलब भाषा अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक पाठ्य पुस्तक क्या है। पहला ऑप्शन है एकमात्र साधन, दूसरा ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण साधन, तीसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण साधन, चौथा ऑप्शन है आखिरी संसाधन। तो अगर आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो वो क्या एकमात्र साधन है, नहीं, बहुत से साधन होते हैं भाषा सिखाने के। हम उनको एक दूसरे से बात करने का मौका दे सकते हैं, चर्चा करने का मौका देंगे तो उससे भी उनका भाषा डेवलप होगी। एक महत्वपूर्ण साधन, हाँ एक महत्वपूर्ण साधन है लेकिन एकमात्र साधन नहीं है, महत्वपूर्ण साधन है, हाँ महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण साधन तो वो ही सही हो गया। आखिरी संसाधन है,
आखिरी संसाधन नहीं है, बहुत से संसाधन है ऐसे जिनका हम बच्चों को भाषा सीखने में प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब अगर हम बच्चे को बोलने का कौशल विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। चौथा ऑप्शन है उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो ये क्या है कि अगर हम बच्चे को में बोलने का कौशल विकसित करना चाहते हैं तो हमें ये पता रहे कि किस संदर्भ में बच्चा बोल रहा है, मतलब किस संदर्भ में हमें क्या बोलना चाहिए, किस स्थिति में हमें क्या बोलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें संदर्भ का और स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कुछ बोल रहे हैं। स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पष्ट बोलें और शुद्ध बोलें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम संदर्भ और स्थिति का ध्यान रखें। ये सही है, अगर ये नहीं होता तो हम उसको मानते, लेकिन हम जब ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें जो सबसे सही लगता है हमें उस ऑप्शन को चुनना रहता है। वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे ऑप्शन की अपेक्षा ये सब लेस इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या कह रहा है, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। हमें संदर्भ को और जो भी स्थिति है, जो भी माहौल है, उसको ध्यान में रख के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में जिस तरह से हम बोलते हैं वही हम लैंग्वेज जो है वो अपने स्कूल में यूज करें, ऐसा नहीं हो सकते। या जो आप एक फादर की हैसियत से जो आप बोलते हैं वो जरूरी नहीं है आप वही लैंग्वेज आप एक बेटे की हैसियत से बोलें, एक टीचर की हैसियत से बोलें। तो हमें कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पे किस भूमिका में हैं और कहाँ पे हम खड़े हैं और किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। चौथा क्या कर रहा है, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी नहीं है। सबसे अच्छा क्या है कि संदर्भ और स्थिति का विशेष ध्यान रखते हुए हमें बोलना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लेखन शिक्षार्थी की सहायता करता है। मतलब अगर कोई विद्यार्थी डायरी लिखता है तो उसको इसमें क्या करने में मदद मिलती है। तो डायरी लिखने से क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में और खुद की जो अब खुद के बारे में या अपने आस पड़ोस के बारे में जो भी सब्जेक्ट में वो लिख रहा है उसके बारे में चिंतन करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। पहला ऑप्शन है अपने अधिगम पर चिंतन करने में। दूसरा ऑप्शन है अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में। तीसरा ऑप्शन है अपने उच्चारण का आकलन करने में। चौथा ऑप्शन है अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन करने में। तो सबसे पहले श्रवण और वाचन कौशलों के आकलन की बात नहीं, यहाँ पे लिख रहा है बच्चा तो उसके विचारों और उसकी लिखने के कौशल का यहाँ पे क्या हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। अपने उच्चारण का आकलन करने में, उच्चारण नहीं, यहाँ पे बच्चा लिख रहा है, डायरी को लिख रहा है। दूसरा क्या है, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, वो अपने साथियों के अपने खुद के बारे में वो सोचेगा। एक शिक्षार्थी है तो वो पहले सर्वप्रथम अपने बारे में सोचेगा। पहला क्या कर रहा है, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। वो डायरी लेखन से क्या होगा, बच्चा खुद के अधिगम पर चिंतन करने में सक्षम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।